क्लास एग्जाम वरीयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का अगला वीडियो लेकर के आए हैं और ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। आपको डिक्टेशन लिखनी है और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दें और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं जो डिक्टेशन लिखना चाहते हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए, और अगर आप डिक्टेशन लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो पहले आप जो पीडीएफ भेजी जाती है उस पीडीएफ से आप पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, हार्ड वर्ड की प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद लिखना शुरू करें। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है डिक्टेशन में या फिर आउटलाइन बनाने में तो आउटलाइन जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, रेडी स्टार्ट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेहूं और धान आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 237 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे एमएसपी पर मोदी सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। इस विशाल धनराशि ने कुछ लोगों द्वारा एमएसपी के संबंध में किए जा रहे दुष्प्रचार पर भी विराम लगा दिया है। इसके साथ ही कृषि एवं सहकारिता के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित हुई है। राजनीतिक दुष्प्रचार का कितना व्यापक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है यह हमने एक वर्ष तक चलाए गए कथित किसान आंदोलन के रूप में देखा है, जो कृषक हित का इतना बहुआयामी कानून था उसे बिना पढ़े हुए काला कानून कह दिया गया। अब आप मंडियों के शिकंजे से मुक्ति के लाभ ही ना समझ पाए तो क्या किया जा सकता है। सरकार द्वारा राजनीतिक दुष्प्रचार के मद्देनजर हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार का संभावनाओं से भरा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका। वे मंडियों, आढ़तियों और बिचौलियों के बंधुओं बने रहे। इससे कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं भारतीय उद्योग व्यवसाय में कृषि उत्पादों की बड़ी भागीदारी के सपने देखने वालों को बड़ा झटका लगा है। भले ही कृषि का भाग हमारी जीडीपी में मात्र 16.40% रह गया हो, लेकिन देश की आंशिक और पूर्ण बेरोजगारी का एक बड़ा अनुपात कृषि क्षेत्र ही संभालता है। आज भारत में रोजगारों का लगभग 46% हिस्सा कृषि क्षेत्र में है। कोविड के चलते नगर से पलायन के कारण यह संख्या पहले से लगभग 3% बढ़ गई है। निश्चय ही इसमें छिपी हुई बेरोजगारी की एक बड़ी संख्या समाहित है। सवाल यह है कि अब भविष्य का रास्ता क्या है। सरकारी खरीद को जारी रखना समझ में आता है, लेकिन क्या हमारा ग्रामीण परिवेश यथास्थितिवाद का अस्थायी शिकार बन रह जाएगा। कृषि पर मंडियों का सामंती नियंत्रण एक बड़ी समस्या बन गई है। मंडियों में आढ़तियों का वर्चस्व है। आढ़तियों और बड़े किसानों की दुरभिसंधि किसी से छिपी नहीं है। समस्या सीमांत छोटे और मझोले किसानों की है। दूसरी समस्या
किसान के पास अपनी उपज की भंडारण क्षमता के न होने की है। भंडारण से किसान को क्रेताओं से भाव ताव करने की सुविधा मिल जाती है। यदि वह अपनी उपज के तत्काल विक्रय को बाध्य हो गया तो मंडी में उसे आढ़ती के शोषण का शिकार होने से रोका न जा सकेगा। सवाल यह है कि उपज मूल्य के निर्धारण में कृषक समाज की भूमिका का सशक्तिकरण कैसे किया जाए। यह तभी हो पाएगा जब किसान सरकारी बैसाखी के बगैर आढ़तियों और क्रेताओं से उपज की सीधे सौदेबाजी कर पाएगा। क्या कृषि उत्पादक वर्ग को अपनी उपज के भंडारण के लिए राज्य सरकारें या केंद्र सरकार ग्राम सभाओं के माध्यम से सहकारी गोदाम बनवाने की सुविधा देने पर विचार कर सकती है। सहकारिता को आधार बनाकर प्रत्येक ग्राम सभा में उपज भंडारण क्षमता के दृष्टिगत गोदाम बनाने पर विचार कृषक आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। इस तरह उनकी फसल का जो भी मंडी शुल्क बनता है वह ग्राम सभाओं के माध्यम से सीधे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इससे राज्य की मंडी व्यवस्था भंग नहीं होगी, बल्कि मंडियों में हो रही शुल्क की चोरी भी एक बड़ी सीमा तक समाप्त हो जाएगी। यदि राज्य मंडी शुल्क की दरों में कमी कर देंगे तो भी उन्हें आवक की मात्रा बहुत बढ़ जाने से भी आय में कमी का सामना नहीं करना होगा। इस व्यवस्था से क्रेता या आढ़ती सीधे गांव में आकर क्रय करने को स्वतंत्र होगा। किसान को अपनी उपज ट्रालियों पर लाद कर मंडी में पहुंचाने, फिर वहां बैठकर विक्रय होने तक उसकी चौकीदारी की जहमत के साथ आढ़तियों के शोषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। इससे हमारे प्रदेशों में निष्प्रभावी हो चुकी सहकारिता की भावना को ग्राम स्तरीय उत्पादकों की सहकारी समितियों के माध्यम से पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बजट में आवंटित धनराशि को आंतरिक समायोजन के माध्यम से कृषि उत्पादकों के हित में सहकारी ग्राम कृषि भंडारण योजना चलाकर अपनी सहयोगी भूमिका की तलाश कर सकता है। हो सकता है कि यह पहल हमारे ग्राम्य परिवेश को सहकारिता के नए मंत्र से जागृत कर ग्राम अर्थव्यवस्था में नवजीवन का संचार कर दे। हमें सहकारिता के दूषित हो चुके ढांचे को छोड़कर राजनीति विहीन आर्थिक सहकारिता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रत्येक जनपद में प्रगतिशील वैज्ञानिक कृषि के प्रोत्साहन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। इसकी सहयोगी संस्था के रूप में प्रगतिशील कृषकों को साथ लेकर उत्पादक आधारित आर्थिक सहकारिता का स्वरूप विकसित किया
जा सकता है। नेहरूवाद के चरम काल की सहकारिता में कम्युनिस्ट रूप की कम्यून आधारित कृषि के प्रति एक रोमांटिक भाव था। उनकी अव्यवहारिक सहकारिता ने सहकारिता को आम जनता से दूर व्यवस्थागत सहकारिता बना दिया। जिस देश के ग्राम स्वयं में जन सहयोग सहकारिता के वैश्विक उदाहरण हो, वहाँ कृषि के लिए यह कम्युनिस्ट सोच सहकारिता की असफलता का कारण बना। आम जन सरकारी सहकारिता से दूर हो गया, लेकिन सरकारी सहकारिता आज भी हमारी समस्या है। इस नवीन प्रयोग में केंद्र सरकार के नवगठित सहकारिता मंत्रालय की भूमिका बन सकती है। ग्राम अर्थव्यवस्था आधारित जन सहकारिता की कृषि और कृषक की समृद्धि का आधार और उसका भविष्य है। शर्त यही है कि इसमें अब पुनः जाति तंत्र और वर्चस्ववादी निकृष्ट राजनीति का प्रवेश न हो। तो ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली गई है। इसको आपको आउटलाइन एक बार चेक करनी है पूरे पैराग्राफ में। अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाए हैं, अगर कोई छूट गई है लाइन, तो उसको फिर से प्रैक्टिस करें। और अगर आउटलाइन नहीं बना पाते हैं तो जैसे कि बताया है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।